तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, व्यवस्था पालिका के कार्य एवं प्रतिष्ठा में ह्रास के कारण बताइए। मतलब व्यवस्था पालिका होती है, उसके जो क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें गिरावट आई है, उसके पीछे क्या क्या कारण हुए हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अगर आप जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और फाइल वाले सेक्शन में जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना आप सिर्फ, है ना। तो वहां पर एक पीडीएफ पड़ी होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, और वो जाकर पढ़ लेनी है आपको। साथ के साथ प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर आप क्या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रखा है या फिर शॉप का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अब अपन वीडियो को। व्यवस्था पालिका लेजिस्लेचर, जिसे संसद या विधानमंडल भी कहा जाता है, लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। इसका काम क्या होता है, कानून बनाना और जनता की इच्छा के अभिव्यक्त करना का प्राथमिक कार्य करती है। देखो, व्यवस्था पालिका होती है आपके सामने, व्यवस्था पालिका मतलब क्या होती है, संसद होती है। अब संसद में आपको पड़ता है, संसद या विधानमंडल, जिसमें कहा कौन बैठते हैं, आपके द्वारा चुने हुए लोग हैं वो बैठते हैं। चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हो, चाहे अप्रत्यक्ष लोगों का चुनाव किया जाता है आपके द्वारा, वो सभी लोग किसमें बैठते हैं, आपके सामने संसद के अंदर बैठते हैं। ये आपका जो लोकतंत्र है उसका सबसे अनिवार्य अंग में से एक है। कानून बनाना और जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करने का जो सबसे प्राथमिक कार्य कौन करती है आपके सामने, जो ये संसद है या व्यवस्था पालिका है, वो ये काम करती है। कैसे करती है, आपके द्वारा चुना हुआ जो एमएलए एमपी, क्या तो विधानमंडल में बैठा होगा या फिर लोकसभा या राज्यसभा में बैठा होगा, और आपके सामने कोई भी कानून बनाया जाएगा, कोई भी नीति का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपकी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की जो इच्छा है वो वहां पर आपके सामने संसद के पटल पे आ रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता की जो इच्छा होती है वो अभिव्यक्त होती है संसद के अंदर, और यही उसका प्रमुख कार्य होता है कि जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो भावना है, उनको जो नीतियों में, कानून के बनाने में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का काम होता है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, व्यवस्था पालिका के प्रमुख कार्य। व्यवस्था पालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, यह व्यवस्था पालिका के विधायक, सबसे पहला कार्य होता है आपके सामने विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या होता है, लेजिस्लेचर फंक्शन। ये व्यवस्था पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये नागरिकों के लिए कानून, नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है या फिर समाप्त करती है। आप जैसे संसद होता है उसका सदन जो सत्र शुरू होता है, चाहे मानसून सत्र हो गया, चाहे जो आपके सामने शीत सत्र हो गया, और चाहे बजट सत्र हो गया, 3 सत्र आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इन सत्र जैसे शुरू होते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने कानून है, नए कानूनों का निर्माण किया जाता है और पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है जिनमें अपडेट की जरूरत होती है, या फिर कुछ नए कानूनों को समाप्त करने का भी कार्य करती है। तो आपके सामने संसद की व्यवस्था पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि कानून निर्माण में हिस्सेदारी रखती है। क्या करती है, अलग अलग प्रकार के जो कानून है उनका निर्माण करती है। यह संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति रखती है। साथ के साथ इसके अंदर क्या शक्ति है, यह संविधान के अंदर संशोधन भी कर सकती है। विधायी पालिका के अंदर शक्ति रहती है कि वो संविधान के अंदर भी संशोधन कर सकती है आपके सामने। समझ में आ गया आपको। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने वित्तीय कार्य। यह राष्ट्र के वित्त पर नियंत्रण रखती है। जो पूरा भारत देश है उसके अंदर कितना पैसा है, कहां पर उसको खर्च करना चाहिए, इन सभी चीजों पर आपके सामने सारा नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, आपके सामने संसद का होता है। समझ में आ गया। जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है वो सरकार के पास जाता है, उस पैसे को कहां पर खर्च करना है, कहां आपको सामने जो विकास में लगाना है, कहां पर आपके सामने उसको सही व्यवस्थित ढंग से लगाना है, काम किसका, संसद का है। कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत बजट को पारित करना, नए करों को लगाना व हटाना व पुराने सरकार के खर्चों को आवंटित करने का इसका मुख्य दायित्व होता है। क्या क्या करती है सरकार, सरकार हर साल बजट लाती है आपके सामने, जिसमें नए करों को जोड़ा जाता है,
समझ में आ गया आपके सामने? क्या तो जोड़ा जाता है, हटाया जाता है, या सरकार के खर्चों के लिए धन आवंटित करने का मुख्य कार्य होता है कि जो सरकारी खर्चे होते हैं उसमें जो धन है उसको आवंटित किया जाता है, दूसरे लोगों को धन देने का कार्य किया जाता है। तो ये वित्तीय कार्यों में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसका क्या कार्य होता है आपके सामने? भाई कार्यपालिका होती है उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। संसदीय प्रणाली में व्यवस्था पालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल व ध्यान आकर्षण प्रस्तावों और समितियों के माध्यम से सरकार जवाबदेही बनती है। भाई जो संसदीय प्रणाली है, ये जो व्यवस्था पालिका होती है जो आपके सामने, और कार्यपालिका, इस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। समझ में आ गया? व्यवस्था पालिका क्या करती है? कार्यपालिका सरकार या फिर जितने जो सरकारी विभाग होते हैं, जो कानून संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन कानूनों को जो पटल पर या धरातल पे जो लागू करने का जिन अधिकारियों का काम होता है, जिन व्यक्तियों का काम होता है, उन पर भी नियंत्रण रखने का कार्य किसका होता है आपके सामने? जो संसद होता है उसका होता है। साथ के साथ जो मंत्री परिषद हो गई, जो सरकार हो गई, उस पर भी नियंत्रण संसद रखती है। क्यों? क्योंकि जितनी मंत्री परिषद है वो सारी की सारी जवाबदेही होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा में बैठा कोई भी मंत्री, कोई भी सामान्य जो एमएलए, वो प्रश्न पूछ सकता है मंत्रियों से कि आपकी कि भाई आप इस विभाग के मंत्री हो और हमारे क्षेत्र में इस चीज में प्रॉब्लम है, आप इस पे जवाब दो, और उनको जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अलग अलग प्रकार की चीजें की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के अंदर आपके सामने जारी किया जा सकता है, प्रश्न काल आता है, शून्य काल आता है, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है, और इन सब समितियों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाती है। और ये जो सारी चीजें होती हैं, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न काल, शून्य काल व ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से सरकार क्या आपके सामने, सरकार को जवाबदेही होने की मजबूरी बनती है उनकी। समझ में आ गया आपको? जवाबदेही बनाते हैं ये सभी चीजें उनको, जो जनता की। अगले वाला पॉइंट है न्यायिक कार्य। कुछ देशों में व्यवस्था पालिका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का कार्य करती है। ये अपने सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच करती है। अच्छा, सिर्फ इनका काम कानून बनाने का नहीं है। संसद में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, संसदीय पदों पर धारण किए बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको विधिगत तरीके से हटाने का कार्य भी कर सकती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको महाभियोग करके हटाने का। मतलब आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि राष्ट्रपति को कि हट जाओ साहब, आप तो ऐसे नहीं हटते वो। उनको अगर आप हटाना चाहो और वो मना कर दे मैं तो नहीं हटूंगा, तो उनको हटाने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है और उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? यह अपने सदस्यों के विशेष अधिकार हनन के मामले की भी जांच करती है। साथ के साथ जो अपने जो सदस्य हैं, अगर वो किसी गलत कार्य में लिप्त हो रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है, तो उनका विशेष अधिकार हनन के मामले की भी जांच कर सकती है, उनको की सदस्यता रद्द करने का भी कार्य कर सकती है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधित्व के कार्य। प्रतिनिधित्व के कार्य क्या है? व्यवस्था पालिका समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, क्षेत्रों के विचार, मांगों व हितों का मंच प्रदान करती है। जो व्यवस्था पालिका होती है आपके सामने, जो पूरी आपके सामने जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें समाज के जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके जो मांग होते हैं, उनके जो हित होते हैं, उन्हीं सभी को मंच प्रदान करने का भी कार्य करती है। समझ में आ गई? यह जनता की इच्छाओं और नीतियों में भी कानूनों को बदलती रहती है। और ये क्या करती है आपके सामने? जनता की जो इच्छाएं हैं, भाई जनता चाहती है कि भाई आप भारत के जो जीएसटी उसमें क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, या फिर जो आपके सामने इनकम टैक्स बिल है उसमें बदलाव किया जाए, तो सरकार को करना पड़ता है। सरकार को जनता की भावनाओं को, विचारों को नीतियों और कानूनों में बदलना पड़ता है। अगर सरकार को लगता है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, बड़ी योजनाएं धरातल पे लानी जरूरी है, क्योंकि आम व्यक्ति का सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है? स्वास्थ्य पे होता है, तो सरकार उन जैसी योजनाएं लेकर आती है। तो यही आपके सामने समाज जो व्यवस्था पालिका होती है, उसको अलग अलग वर्गों, जातियों व क्षेत्रों के विचारों का काम करना, मतलब उनके हितों को क्या करती है? मंच प्रदान करने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विचार विमर्श और आलोचना। ये सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और वाद विवाद का केंद्र होती है, जिससे जनता की नीतियों की इच्छाओं और बुराइयों की जानकारी मिलती है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं विस्तार से। जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं,
समझ में आ गया। आम जनता के जो मुद्दे होते हैं उस पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं अपन, वाद विवाद किया जा सकता है, जिससे जनता की जो नीतियां होती हैं और इच्छा होती हैं उस पर आपको अच्छाई व बुराई के बारे में पता चलता है। मतलब जो सार्वजनिक महत्व के जितने भी मुद्दे होते हैं उस पर अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, जिससे जो जनता को क्या किन जनता है वो क्या हो सकती है आपके सामने। भाई एक बात बताओ, आपका एमएलए चुना है ना, वो विपक्ष पार्टी में है, अब वो क्या करेगा भाई, उसको पता है, उसकी जनता ने उसे बताया कि इस समय जो सरकार जीएसटी लगा रही है ना, ये बहुत ज्यादा है, तो वो क्या संसद में भाग लेगा और वो जनता को, जो सरकार उसको क्रिटिसाइज करेगा कि ये जो आपके द्वारा जीएसटी लागू की गई है ये हमारी जनता ने हमें प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा और कहा है कि जीएसटी हमारे क्या करे, गला घोटने का काम कर रही है, हम जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा सरकार को दे रहे हैं। तो यही है सरकार, जनता की जो नीतियों की अच्छाई और बुराई दोनों की जानकारी आपके सामने जो संसद पे विचार विमर्श होता है उस पर पता चलती है जब संसद का सत्र चलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, वहां पे सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर चलते हैं और आपके सामने बाकी ज्यादा चीजें हो नहीं पाती हैं आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जो व्यवस्था पालिका होती है उसकी प्रतिष्ठा में हास के कारण, क्या वो कुछ मुख्य कारण है, क्या वो कुछ मुख्य रीजन है जिसके वजह से जो व्यवस्था पालिका है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें आपके सामने लगातार गिरावट दिखाई पड़ रही है। जो संसदीय प्रक्रिया है, जो भारतीय संविधान का मूल्य रतन है, जो भारतीय संविधान की आपके सामने जो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी लगातार चटकती क्यों जा रही है, लगातार कमजोर क्यों होती जा रही है, इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अब अपन। पहला पॉइंट है कार्यपालिका का बढ़ता प्रभुत्व है। आधुनिक राज्यों में विशेषकर संसदीय प्रणालियों में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद ने नीति निर्माण व विधेय एजेंडा पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मतलब अगर अपन बात करें लगभग जो आधुनिक राज्य हैं आज के समय के, उसमें जो संसदीय प्रणाली है उसको कमजोर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना, वही सिर्फ नीतियों का निर्माण करती है और जो पार्टी का जो एजेंडा होता है, विधायकों का जो एजेंडा होता है उस पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कार्यपालिका का दल में बहुमत के कारण विधायिका केवल रबर स्टंप बन के रह जाती है। मतलब क्यों? कोई भी कानून पारित करना हो बहुमत की जरूरत पड़ती है और बहुमत आपके सामने जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके पास होती है। तो चाहे तो अगर सत्तारूढ़ दल में आपके सामने, और सत्तारूढ़ दल से बाहर कोई वोट करेगा नहीं, तो सबको पता है विपक्ष की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उनके जो से मन में आता है वैसे आपके सामने क्या करते हैं, आपका जो कानून है उसका निर्माण कर देते हैं, नीतियों में बदलाव करते नहीं। विपक्ष आलोचना करती रहती है, जनता भी आलोचना करती रहती है, लेकिन उनके मन में आता वैसा ही कानून बनाते हैं। समझ में आ गया? जटिलता और तकनीक का स्वरूप। वर्तमान समय में कानून और नीतियां अत्यधिक जटिल व तकनीक हो गई। आज के समय अगर अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार की जो कानून और नीतियां है वो बहुत ज्यादा जटिल हो गई, उसमें बहुत ज्यादा तकनीक जुड़ गई है। समझ में आ गया? जिसके कारण विशेषज्ञ नौकरशाही व कार्यपालिका पर निर्भरता बढ़ी है। जिससे क्या आपके सामने जो नौकरशाही और जो कार्यपालिका उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ी है। भाई जो संसद में बैठे वो आपके सामने जो जितने भी जो एमएलए एमपी वो इतने ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते हैं, तो जो अधिकारी होते हैं उस पर और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है उस पर सबसे ज्यादा निर्भरता रहती है। सांसद और विधायक वो जिन जटिल विषयों को समझ नहीं पाते हैं और जो कार्य नौकरशाही होती है उन पर जो आपके सामने ज्यादा आपके सामने जो क्या होती है निर्भरता बढ़ती है, जिसके कारण जो संसदीय पटल है या फिर जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उनका महत्व थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दलगत अनुशासन। कठोर दलगत अनुशासन के कारण सदस्य अपनी अंतरात्मा या क्षेत्र की समस्याओं के बजाय दल के निर्देशों के अनुसार मतदान करते हैं। मतलब जो बहुत जो कठोर दलगत जो आपके सामने अनुशासन देखने को मिलता है कि जो सदस्य जो सत्तारूढ़ दल में है वो आपके सामने क्या, अगर उसको अगर ये कानून अच्छा भी नहीं लग रहा है तो भी वो क्या नहीं कर सकता, आपके सामने उनके बाहर नहीं जाकर, जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में नहीं जाकर अपनी भावना नहीं रख सकता है। उसे ना चाहते हुए भी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दबाना पड़ेगा। क्यों? सत्तारूढ़ दल ने क्या किया, आपके सामने क्या रखा है, अपना विचार है, अपना जो कानून है, नीतियों का निर्माण किया। समझ में आ गया? तो ये जो कठोर जो दलगत अनुशासन होता है ये भी क्या होता है, आपके सामने जो एमएलए एमपी होते हैं उनकी भावनाओं को बाहर आने से रोकता है। जो उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके अनुसार वो आपके सामने बातें हैं वो नहीं रख पाते हैं काफी बार। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधियों की अयोग्यता।
कई बार प्रतिनिधियों में विशेषज्ञता और बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। जो काफी बार क्या होता है, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमएलए एमपी चुनकर आप भेजते हो, वो उतने ज्यादा विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। और उनमें क्या लगभग ही ऐसे हैं आपके सामने, लगभग ही ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता, हो सकता है राजनीति का उनका अच्छा ज्ञान हो, लेकिन उनको वो जो कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी दावपेच होते हैं, जो कागज कार्रवाई होती है, उसका इतना ज्ञान नहीं होता। इसके वजह से ना तो उनको ये पता है कि क्या बोलना है, कैसे बहस करनी है, कैसे आलोचना करनी है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बातचीत करने लग जाते हैं, जिससे जो संसदीय पटल है, संसद का जो पटल है, उसकी क्या होती है आपके सामने, उसकी जो गरिमा है काफी बार वो तार तार होती नजर आती है। ऐसे लोग आपके सामने विपक्ष में भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लोग सत्तारूढ़ दल में भी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सही से वक्तव्य करने का ज्ञान नहीं होता है, और जिससे क्या होता है, एक जो संसद चलती है उसे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के काफी सारे लोगों की भी उस पर नजर होती है। तो अगर इस प्रकार के विचारों का प्रकट किया जाता है जो अमानवीय है, जो किसी धर्म जाति के विशेषकर विरोध में है, तो इससे क्या होता है, भारतीय संसदीय पटल होता है उसकी क्या होती है, वो जो शर्मसार होता है वहां पर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अध्यादेशों को बढ़ता प्रयोग। कार्यपालिका बार बार अध्यादेशों का सहारा लेकर विधायिका व कानून बनाने की शक्ति पर अतिक्रमण करते हैं। भाई आप सबको पता है, राष्ट्रपति के पास आपके सामने क्या होता है, अगर जब सदन का जो सत्र नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। समझ में आ गया, जिसके वो भी एक प्रकार का कानून होता है, वो भी एक प्रकार का कानून ही होता है, जिस कानून को क्या किया जा सकता है आपके सामने, कानून को वो लागू रहेगा जब तक आपके सामने जो संसद का सत्र नहीं हो जाता, उसमें पारित नहीं हो जाता, 6 महीने तक वो लागू रहता है, फिर वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, सत्तारूढ़ दल क्या है, उसको पता चल रहा है कि लोकसभा में तो अपन ला नहीं सकते, तो पहले अध्यादेश जारी कर देते हैं। क्यों, राष्ट्रपति कौन चुनता है आपके सामने, वैसे चुनाव तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है, तो वो सत्तारूढ़ दल के अनुसार काम करता है, वो भी रबर स्टैंप बन के रह जाता है आपके सामने, अपनी भावनाओं को नहीं प्रकट कर पाता है। तो उन अध्यादेशों का कोई महत्व, जो आपके सामने जो जनता है, उस राष्ट्रपति की जो भावना, वो कोई महत्व रखती है नहीं। जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी मनमर्जी से काम करवाता है और बार बार अध्यादेश जारी करवाता रहता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, राजनीतिक अपराधीकरण। सदस्यों के व्यवहार में गिरावट, सदन पे बार बार व्यवधान, शोरगुल और अनुशासनहीनता के कारण व्यवस्था पालिका में गंभीरता और प्रतिष्ठा की कमी आई है। अगर हम लगातार अगर आप देखें तो किस तरीके से स्कूल के बच्चों का जो व्यवहार होता है, छोटे बच्चों का, वैसा व्यवहार आपके सामने काफी बार संसद के सदस्यों के व्यवहार जैसा दिखाई पड़ता है। बार बार नारेबाजी करना, बिना बात के व्यवधान पहुंचाना, अनुशासनहीनता करना भी काफी बार दिखाई पड़ता है, और वो ऐसा जानबूझकर करते हैं अपने एजेंडा को रखने के लिए, जिससे क्या संसदीय पटल है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें क्या होती है, गंभीर चोट पहुंचती है। अगला पॉइंट आपके सामने, न्यायपालिका का सक्रियतावाद। न्यायपालिका भी सक्रिय हस्तक्षेप करती रहती है आपके सामने। कई बार जो संसदीय पटल है उस पर जो कानून लाया गया, वो क्या उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट करने का कार्य कर देती है, जो जिससे क्या संसदीय पटल है वो उसकी जो प्रतिष्ठा उसमें वो उतनी मजबूत नहीं रह पाती है, उसके जो कुछ कमजोर पॉइंट भी रहते हैं। तो ये व्यवस्था पालिका के कार्य व प्रतिष्ठा में जो गिरावट आई, उसके पीछे क्या क्या प्रमुख कारण है, उसके अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण एवं दोषों का निरीक्षण कीजिए। मतलब लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताना आपको, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या लोकतंत्र में दोष होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, उसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपके सामने, वहां पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हो। साथ के साथ टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ फ्लिपकार्ट में मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस कोने में आपके सामने सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो देखने को मिल जाएगा।
चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताइए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र आपके सामने एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति रखती है और सरकार का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने, एक इस प्रकार की शासन प्रणाली होती है जिसमें सबसे ज्यादा सत्ता किनके हाथों में होती है, जो जनता होती है उसके हाथों में सारी सारी सत्ता वो देखने को मिलती है। आप अपने गांव के सरपंच को चुनते हो, आप अपने गांव, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसे एमएलए को चुनते हो, आप अपने सांसद के क्षेत्र से आपके सामने एमपी को चुनते हो। वही लोग आपके सामने क्या करते हैं, आपके सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मिलकर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो पूरे देश की सरकार और सत्ता चलाने का काम करता है। समझ में आ गया आपके सामने। लेकिन उनको आपके मन में आए तो आप उन लोगों को हटा भी सकते हो। अंतिम फैसला किसका होता है, जनता का फैसला है, वो अंतिम होता है। अब्राहम लिंकन ने आपने के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन की बहुत ही शानदार राय है। उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र है वो जनता का, आपके सामने क्या है, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब शासन है वो किसका है, जनता का। मतलब जनता चाहे तो किसी को भी हटा सकती है और किसी को भी रख सकती है। समझ में आ गई। जनता के द्वारा जनता तय करती है कि हमें कौन सी नीतियां चाहिए, कौन से प्रतिनिधि चाहिए, कौन हमें सरकार के अंदर चाहिए। और ये इनडायरेक्टली व डायरेक्टली आपके सामने किसका शासन है, जनता के शासन के रूप में इसको देखा जाता है। अगर अपन आधुनिक संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करें तो यह केवल शासन का रूप नहीं बल्कि जीवन शैली, आधुनिक व्यवस्था व आर्थिक प्रणाली भी है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो आपके सामने जो शासन है, जो आपके सामने जो शासन प्रणाली है, वो उसमें आपके सामने जीवन शैली नहीं, आपके सामने सिर्फ बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रणाली भी है। क्यों? क्योंकि आप किस तरीके से जीवन को जियोगे, ये कौन जीवन शैली कहते हो, कैसा जीवन आप जीते हो, तो किस प्रकार का जीवन जियोगे या कहां पर निर्धारण किया गया, लोकतंत्र में। सरकार जैसी नीतियां बनाती है वैसे ही लोगों का जीवन भी होता है। सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक प्रणाली भी है जो क्या करती है आपके सामने, लोगों की समाज में कैसे लोग रहेंगे, किन नीतियों का निर्माण किया जाएगा और लोगों के पास कितना टैक्स लगाना है, लोगों को कब टैक्स की दरों में छूट देनी है, लोन कितना देना है, किनको आपको सामने छूट देनी। तो सब की सब चीजें आपके सामने किसके द्वारा निर्धारित होती है, सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। और सरकार किसके द्वारा चलती है, संविधान के द्वारा। और संविधान किसका निर्माण करता है, लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो सभी चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली व इनडायरेक्टली क्या जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता समानता के साथ न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सभी की सभी चीजें किस चीज पर निर्धारित है आपके सामने, स्वतंत्रता समानता व न्याय के जो सिद्धांत है, इन सब चीजों पर सारी की सारी चीजें आपके सामने आधारित होती हैं। समझ में आ गया आपके सामने विस्तार से। पहला पॉइंट है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के क्या क्या गुण होते हैं आपके सामने, जनता का शासन और स्वतंत्रता। लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को चुनाव स्वयं करती है जिससे शासक जनता के प्रति जवाबदेही रहते हैं। मतलब लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने, लोकतंत्र में जो जनता है वो क्या करती है आपके सामने, जो शासक होता है उसका चुनाव स्वयं करती है। भाई आप ही तो करते हो, आप इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री, सीधे के सीधे तो आप प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हो, लेकिन आप एमपी चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है आपके सामने, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो इनडायरेक्टली रूप से आप क्या करते हो, सत्ता का चुनने को काम करते हो, जिससे शासक है वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है। अगर कोई गलत नीति का निर्माण कर दिया, गलत व्यवस्था को लागू कर दिया, आप डायरेक्ट हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे पूछ सकते हो कि भैया ये आपने जो नीति का निर्माण हो आपकी सरकार ने किया है और हमने आपको चुनकर भेजा है, आप हमें ये बताइए कि कैसे इन सब चीजों की ये गलतियां हुई, कैसे न्याय प्रणाली में विघटन देखने को मिला, कैसे लोग हैं वो आपके सामने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो सीधे के सीधे आप क्या कर सकते हैं, जनता वो शासक से सवाल पूछ सकती है। यह नागरिकों का राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान अभिव्यक्ति व नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और यही जो जनता है वो आपके सामने जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, जो अपने शासक को चुनती है, यह किसके माध्यम से चुनती है, मतदान के माध्यम से, है ना। मतदान के माध्यम से आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हो और वही आपके सामने क्या है, आपको उसी से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। आप अपनी समस्याओं को शासक के सामने रख सकते हो और उनसे जवाबदेही मांग सकते हो, अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हो।
कि अकाउंटेबिलिटी मान सकते हो आप कि आपके सामने उन लोगों की सही से उन्होंने कार्य किया है नहीं किया है, जो वादे वो करके गए थे क्या उनको उन्होंने निभाया है या फिर नहीं निभाया है। अगले वाला पॉइंट है समानता का सिद्धांत। लोकतंत्र जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव का स्वीकार करता है। लोकतंत्र क्या करता है आपके सामने, ना जाति को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना वर्ग व लिंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव उसको अस्वीकार करता है, उसको नहीं मानता है। समझ में आ गया आपके सामने। लोकतंत्र का यही काम है कि वो ना जाति को मानेगा, ना धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। हमारे भारत के जो लोकतंत्र है उसको संविधान के तहत लोकतंत्र को लागू किया गया और संविधान में हमें सभी लोगों को क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। हर मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, जिसमें ना कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म व लिंग के आधार पर उनके साथ क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है, चाहे आप गरीब व्यक्ति हो, चाहे आप अमीर व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके सामने क्या हो, आप एक सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हो या बेघर व्यक्ति भी हो। आपको अगर भारत के नागरिक हो तो आपको सिर्फ एक ही वोट देना हो। प्रधानमंत्री भी एक वोट देगा, वो गरीब व्यक्ति भी एक वोट देगा, उसको भी इतने अधिकार अगर आप इतने अधिकार आपको है। बस फर्क कितना है, जागरूकता का फर्क है। अगर आप जिस दिन जागरूक हो जाते हो उसी दिन आपके क्या है, अधिकार है वो लागू हो जाते हैं। नैतिकता व बौद्धिकता का विकास। नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर मिलता है, उनसे जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना व आत्मसम्मान का विकास होता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, आपके सामने राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, खुद को चुनाव के अंदर खड़ा करके क्या कर सकता है, आपके सामने अपने आप को जो जनता के सामने रख सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। तो इससे क्या होती है, जनता की भागीदारी बढ़ती है राजनीति में, और जितनी ज्यादा जनता भागीदारी रखेगी राजनीति के अंदर उतना ही ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है कि भाई अगर आपके सामने सोचो, अगर एक ही कैंडिडेट बार बार जीत रहा है तो फिर वो अहंकारी हो जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही क्यों, मैं तो जीत ही रहा हूं। समझ रहे? अगर उसी के सामने 5 कैंडिडेट और खड़े हैं और सभी मजबूत हैं, एकदम जबरदस्त चुनाव चल रहा है, तो पांचों को अच्छे से काम करना पड़ेगा। वादों को ना सिर्फ वादे जो हल्फनाम में दर्ज करने पड़ेंगे, बल्कि जमीनी हकीकत पे भी उनको उतारना पड़ेगा। सड़क का वादा है, गरीबी हटाने का वादा है, जो लोगों को गरीबी दूर करने, बेरोजगारी दूर करने का वादा, सभी के सभी सिर्फ वादे नहीं रह जाएंगे, फिर उनको घोषणाओं को जमीनी हकीकत पे लाना भी पड़ेगा। तो यही है, जितने ज्यादा लोग राजनीति में भागीदारी रखेंगे उतना ही ज्यादा लोकतंत्र सुदृढ़ होता है और मजबूत होता है। क्रांति की संभावना कम। इसमें सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से बदलने का प्रावधान होता है। मतलब क्या होता है, आपके सामने जो सरकार होती है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बदला जा सकता है। किसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से आपके सामने क्या किया जा सकता है, जो सरकार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपन बदलाव कर सकते हैं, जिसमें हिंसात्मक जो क्रांति होती है उसका आशंका कम होती है। भाई राजतांत्रिक परंपरा व तानाशाही परंपरा की क्या नुकसानदायक है, जब सत्ता में बदलाव होता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिलती है, और उससे ना सिर्फ वो वंश या फिर जो आपके सामने जो राजतांत्रिक परंपरा है वो परेशान होती है, बल्कि जनता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो लोकतंत्र में बहुत ही ज्यादा सरल सुगम तरीके से क्या होता है, आपके सामने सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई हिंसा नहीं होती है, साधारण चुनाव होते हैं और आपके सामने क्या हो जाते हैं, सत्तारूढ़ दल है वो बाहर हो जाते हैं और नए व्यक्ति को मौका मिलता है सत्ता के अंदर आने का। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने उत्तरदायित्व शासन। शासक नियमित चुनाव और विपक्ष की आलोचना के कारण जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भी रहते हैं। लगातार चुनाव होते रहते हैं, काफी लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां तो सिर्फ चुनाव ही होते रहते हैं। लेकिन आपके सामने मैं एक आपके सामने विचार रख दूं, अगर चुनाव होते हैं तो ये नेता आपके लिए उत्तर जवाबदेही है। समझ में आ गया आपके सामने। विपक्ष आलोचना कर सकता है सत्ता पक्ष की कि आपने कार्य सही से किया, एक आपने काम सही से नहीं किया है, और सभी के सभी लोग अपने काम के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। क्यों है ये सब चीजें, इसीलिए है क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
यह समाज को विभिन्न वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ के साथ राष्ट्रीय एकता को और सद्भाव को मजबूत करता है। इसका क्या फायदा आपके सामने? भाई अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो सभी लोग एकजुट रहेंगे, मजबूती के साथ आपके सामने सभी के सभी लोग क्या होंगे, आपके सामने एक साथ रहेंगे। अगर देश मजबूत, राष्ट्र मजबूत, एकता है तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो लोकतंत्र मजबूत होता है तो देश में एकता भी बढ़ती है। तो ये सभी के सभी लोकतंत्र के गुण थे। अब अपन बात करेंगे लोकतंत्र में कितने प्रकार की कमियां पाई जाती है। पहला पॉइंट आपके सामने अयोग्य शासन। लोकतंत्र संख्या पे आधारित होता है, गुणवत्ता पे आधारित नहीं। यह माना जाता है कि आम जनता अक्सर भावनात्मक या सतही आधार पे मतदान करती है और अयोग्य व चापलूस व्यक्ति क्या हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। और ये बात सिर्फ आपके सामने कहने के लिए नहीं है बल्कि वास्तविकता भी है। थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव हुए, एक केसी सिन्हा आपके सामने, वहां के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वो हार गए और बड़े बड़े दबंगई व्यक्ति थे जिन्हों पे मर्डर के आरोप लग रहे हैं, वो जीत रहे हैं। तो ये सिर्फ नंबर का गेम हो जाता है। सरकार है वो क्या करती है, जो सत्तारूढ़ दल है या फिर और कोई विपक्ष के दल है, कोई भी दल है, वो उन्हीं जिताऊ लोगों को आपके सामने क्या करेगा, टिकट देते हैं, चाहे वो क्राइम करें, चाहे जनता को लूट खसोट मचाए, चाहे अवैध तरीके से जीते, चाहे वैध तरीके से, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट मिलता है। क्यों? सारा गेम नंबर का है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, जो उस बाउंड्री लाइन को पास करेगा आपके सामने बहुमत की, वही आपके सामने क्या हो जाता है, सत्तारूढ़ दल में आ जाता है। तो इससे क्या होती है आपके सामने, सिर्फ संख्या का खेल है, गुणवत्ता का नहीं। अच्छा व्यक्ति भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा या फिर अन्य लोकतांत्रिक परंपराओं में अच्छा व्यक्ति चुन के नहीं आता आपके सामने। जनता वो कम पढ़ी लिखी होती है, कहीं की थोड़ा कम लोगों को ज्ञान होता है, तो क्या होता है, लोगों को पैसे के माध्यम से, झूठे वादों के माध्यम से बहला फुसला कर क्या कर दिया जाता है, वोट डलवा दिया जाता है। और क्या होता है, जो सही व्यक्ति जिसको चुनाव जीतना चाहिए था, वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता है। यह है लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी। धन और समय का अपव्यय। चुनाव प्रचार व राजनीतिक अभियानों में बहुत ज्यादा धन व समय खर्च होता है और विकास कार्य भी दूर चले जाते हैं। भारत में लोकतंत्र में चुनावों को एक पर्व के रूप में देखा जाता है, और पर्व होता है वहां पे खर्चे भी होते हैं। हर साल भारत में जो राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं और उसमें बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, और वो पैसा किसी और का नहीं, आम जनता का ही पैसा होता है आपके सामने, जिससे जो विकास कार्य होते हैं वो सही से नहीं हो पाते हैं। सत्तारूढ़ दल इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब चुनाव आएंगे, तभी आपके सामने क्या करेंगे, हम विकास करेंगे। इतने दिन आराम से सोए रहते हैं 5 साल, और आखिरी के 1 साल में काम करते हैं। चाहे कोई सरकारी भर्ती निकालना हो, सरकारी परियोजना लागू करना हो, सब अंतिम 6 महीने में होता है। बाकी तो आपके सामने 4 साल सरकार सिर्फ सोती रहती है। अस्थिरता की आशंका। संगठन की राजनीति या बार बार चुनाव के कारण सरकारें अस्थिर होती हैं। बार बार चुनाव से क्या होता है आपके सामने, जो बार बार चुनाव होने से सरकार बदलती रहती है, इससे क्या होता है, एक सटीक नीति का निर्माण नहीं होता है। अब भारत में देख लो, राजस्थान में देख लो, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार आपके सामने सरकारें बदलती रहती हैं। तो एक सरकार क्या करेगी, आपके सामने कोई एक योजना लागू करेगी, दूसरी सरकार आएगी, योजना सेम होगी, बस नाम बदल देगी उसका, फिर से आएगी, वो उसको बंद कर देगी, चालू कर देगी। यही चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो जनता का दीर्घकालीन विकास होना चाहिए था, दीर्घकालीन जो नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, जो क्रियान्वयन लागू होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। जनता का जो विकास है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जनता को जो अंतिम लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो यही होता है, जनता के जो आपके सामने अस्थिरता देखने को मिलती है चुनाव के अंदर, उससे क्या होता है, आपके सामने बहुत ज्यादा नुकसान है वो देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, दलगत राजनीति का प्रभाव। राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव में देखा, सत्तारूढ़ दल ने पैसे बांटने का काम किया, और अगर हम वास्तविकता से देखें तो उनका उद्देश्य क्या था, क्या जनता का विकास उद्देश्य था? नहीं। सीधा अगर आप वास्तविकता से गहराई से समझते हो तो क्या होता है आपके सामने, आपको ये पता चलता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका मुख्य उद्देश्य वोट पाना ही था। किसी योजना के नाम पर आपके सामने क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार की संकीर्ण सोच रखी जाती है, जिससे जो राष्ट्रीय हित, जो जनता का विकास है, जो जनता की जो आपके सामने क्या होता है विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है, जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है, किसके लिए, ताकि वोट मिल सके।
तो इससे क्या होता है, समाज में विभाजन व गुटबाजी बढ़ती है और जो विकास होना चाहिए वो विकास तो होता नहीं है जनता का। उससे क्या होता है, उसके उलट होता है आपके सामने समाज में विघटन व विभाजन। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं और जो सत्ता में आने वाले सत्ता का मजा उठाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे लोकतंत्र की। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कमजोर नीतियों का निर्माण करना। निर्णय लेने की लंबी प्रक्रियाएं व जटिल होती हैं क्योंकि विभिन्न दबाव समूह द्वारा राजनीतिक हितों को संतुष्ट करना जरूरी होता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं आपके सामने, अगर कोई नीति सही है उसको लागू करने भी इस चीज को ध्यान रखते हैं, भाई मेरी जाति के वोट नुकसान ना हो जाए, ये जो आपके सामने ये दल आपके सामने ये तो ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, से हमारे वोट कटेंगे, वोट मिलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया चलती रहती है और अंतिम समय में जो निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय नहीं लिए जाते हैं, जिससे मजबूत व त्वरित निर्णय आपके सामने नहीं ले पाते हैं। जो लोकतंत्र के अंदर, भारतीय लोकतंत्र वो ढीला ढाला लोकतंत्र इसीलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो सटीक, सहज और आपके सामने सही निर्णय लेने चाहिए थे वो निर्णय नहीं हो पाते हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर। अगले वाला पॉइंट है भ्रष्टाचार की संभावना। चुनाव में खर्च होने वाले धन और सत्ता में बने रहने के लालच के कारण भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब क्या होता है, चुनाव में खर्च, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए क्या होता है, लोग सत्ता के में बने रहने के लालच से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार करना होता है, जनता को चुनाव जीतने के लिए जनता पर पैसा खर्च करना होता है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, पैसा लगता है। इससे क्या होता है, वो जनता में भ्रष्टाचार करने का काम भी करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे। यद्यपि लोकतंत्र में कुछ दोष है। जो विल्टन चर्चिल के शब्दों में, यह शासन का सबसे खराब रूप है सिवाय उन सभी रूपों को छोड़कर जिन्होंने समय समय पर प्रयोग किया। मतलब, और वो अपने दोषों के बावजूद जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करने वाला लोकतंत्र आज भी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कुछ लोगों का यह मानना है कि लोकतंत्र सबसे खराब शासन की प्रणाली हो सकता है, लेकिन चाहे कितना भी खराब हो, वास्तविक वर्तमान समय की जो प्रशासन है, वर्तमान समय में जो सत्ता को धारण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, लोकतंत्र है, जहां पर जनता की भागीदारी होती है, जनता फैसले ले सकती है, जनता आपके सामने क्या कर सकती है, जनता अपनी बात मनवा सकती है। तो आज के समय अगर अपन बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सत्ता की प्रणाली कौन सी है, लोकतंत्र ही सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की प्रणाली है। तो यह है आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण व दोषों का परीक्षण कीजिए। विस्तार से मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, एकात्मकता और संघात्मक सरकार की विशेषताओं और बताइए और उनके अंतर बताइए। मतलब एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, जो यूनिलेटरल और फेडरल जो सरकार होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और उनके बीच में क्या अंतर होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर तो आप अन्य वीडियो देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएगा आपका। ज्वाइन करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर लिखा होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपके सामने पीडीएफ मिल जाएगी और अच्छे से पढ़ लेना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं जो मैं टैग कर रहा हूं वही खरीदो, और कुछ भी खरीद सकते हो जो भी आपका मन हो खरीदने का। चलो शुरू करते हैं अपन। एकात्मक व संघात्मक सरकार शासन की शक्तियां के केंद्र व क्षेत्रीय इकाइयों के बीच में विभाजन के आधार पर अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत करती है। मतलब जो एकात्मक व संघात्मक जो सरकारें होती हैं, वो शासन की जो शक्तियों के केंद्र व क्षेत्रीय इकाइयों के बीच में विभाजन होता है, उसके बीच में अलग अलग प्रभाव होती है। मतलब एकात्मक क्या होती है, आपके सामने एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी, और संघात्मक, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, आपके सामने संघात्मक का अर्थ होगा कि लोगों के बीच में लोगों हैं,
एक से अधिक लोगों के हाथों में क्या होगी, जनता के हाथों में सत्ता देखने को मिलेगी। शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है किसके अंदर, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है एक से अधिक लोगों के बीच में शक्ति होना। उस प्रकार की सरकार को संघात्मक सरकार के नाम से जाना जाता है, और शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में हो उसको एकात्मक सरकार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके अच्छे से? ये तो थी आपके सामने उनकी परिभाषाएं या विशेषताओं की बात करेंगे आपके सामने। एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? एकल सत्ता केंद्र में शासन की सभी शक्तियों और कानूनी प्राधिकरण एक ही केंद्रीय सरकार में निहित होते हैं। मतलब शासन में जितनी प्रकार की शक्तियां दिखाई पड़ती हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। एकात्मक सरकार ऐसे समझ लो राजशाही सरकार या तानाशाही सरकार। तानाशाही में एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता होती है, किम जोन के हाथों में सारी शक्तियां, हिटलर के हाथों में सारी शक्तियां थी। तो एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होना क्या कहलाता है आपके सामने? एकल सत्ता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एकात्मक सरकार होगी तो संविधान कैसा होगा? एक ही संविधान देखने को मिलेगा। देश में एक संविधान होता है, मतलब इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में भी एक ही संविधान है तो क्या हम एकात्मक सरकार है? नहीं, आपके सामने साथ के साथ आपके सामने उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही संविधान आपको देखने को मिलता है। संविधान आपके सामने भारत में भी एक है, लेकिन हम एकात्मक सरकार नहीं। क्यों नहीं? अगले पॉइंट से आपके सामने पता चल जाएगा। प्रांतों की अस्तित्व है, प्रांतों का निर्माण और उनकी शक्तियां पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। मतलब जो केंद्रीय सरकार, लोकतांत्रिक रूप में भी एकात्मक सरकारें होती हैं, उसमें क्या होता है आपके सामने जो सत्ता होती है वो सिर्फ केंद्रीय सरकार के हाथों में डिपेंड करती है। भाई भारत में क्या है, राज्य सरकार वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उनको निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन वो चाहे तो अपने फैसले भी खुद से ले सकते हैं। राज्य सूचियां, उसमें राज्य में जितने जो राज्य सूची में जितने अधिकार क्षेत्र दे रखे हैं उसमें अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। केंद्र सरकार के फैसलों को भी उनको मानना होता है। लेकिन जो एकात्मक सरकार है उसमें पूर्ण रूप से आपको किस पर निर्भर होना पड़ेगा? राज्य सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। किस पर निर्भर होना पड़ता है आपके सामने? पूर्ण रूप से आपके सामने राज्य जो केंद्र सरकार है उस पर निर्भर होना पड़ता है। सॉरी, मैंने राज्य सरकार बोल दिया था, केंद्र सरकार पे आपको पूर्ण रूप से निर्भर होना पड़ता है। केंद्र उन्हें शक्तियां दे सकता है, वापस ले सकता है। केंद्र चाहे तो लोगों को शक्तियां दे सकता है और केंद्र चाहे तो उनसे शक्तियां छीन भी सकता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको? अगले वाला पॉइंट है लचीलापन। संविधान लचीला हो सकता है और आसानी से संशोधित भी किया जा सकता है। मतलब संविधान है वो आपके सामने कैसा हो सकता है? लचीला हो सकता है। ऐसा नहीं कि मोड़ जाएगा, ऐसा नहीं। लचीला क्या होता है? जिसके अंदर आप आसानी से बदलाव कर सकते हो। समझ में आ गया? जो संविधान में बहुत आसानी से आपके सामने जो बदलाव किया जा सकता है उसी संविधान को लचीले संविधान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो ब्रिटेन का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। क्यों? उसमें बहुत आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। नागरिकता कैसी होती है आपके सामने? एकल नागरिकता देखने को मिलती है। एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही नागरिकता होती है। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान व चीन जैसे देश हैं, इनके अंदर जो सत्ता पाई जाती है, जो सरकार पाई जाती है, वो किसका उदाहरण है? एकात्मक सरकार का उदाहरण है। किसकी? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान व चीन जैसे देशों की जो सरकार है उसको किस नाम से जाना जाता है? एकात्मक सरकार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार कैसी होती है आपके सामने? संघात्मक सरकार वो सरकार होती है जिनमें शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। शासन की शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र व क्षेत्रीय सरकारों के बीच में स्पष्ट जो विभाजन होता है। मतलब क्या होता है आपके सामने? शासन की जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? संविधान द्वारा नियंत्रित की जाती है। और क्षेत्रीय सरकारों में भी क्या होता है? सत्ता बटी होती है। अब भारत में देखो, केंद्रीय सरकार अपने फैसले ले सकती है, राज्य सरकार अपना फैसले ले सकती है, और ग्राम पंचायतें, नगर परिषद भी होती है, वो भी अपने फैसले ले सकती है। तो हर लोगों के पास जो सत्ता है वो थोड़ी थोड़ी अपने अपने हाथों में बटी होती है, और सबको शक्ति देता कौन है? संविधान देता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो शक्तियों को, जो संघात्मक सरकार होती है उसमें शक्तियां वो अलग अलग जो आपके सामने जो सरकार की संस्थाएं होती है उसमें बटी होती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दोहरी सरकार। केंद्र एक संघीय सरकार व प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक राज्य व प्रांतीय सरकार होती है। केंद्र सरकार कैसी होती है? एक संघ सरकार के रूप में काम करती है। साथ के साथ प्रत्येक क्षेत्र में एक राज्य व प्रांतीय सरकार भी होती है। मतलब कैसा देखने को मिलता है आपके सामने? केंद्र में एक प्रकार की संघ सरकार भी देखने को मिलती है, और प्रत्येक जो क्षेत्र होता है उसमें प्रांतीय सरकार भी होती है। दो सरकार देखने को मिलती है, राज्य की सरकार अलग होगी
और केंद्र की सरकार अलग होती है। भारत में ऐसा है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस की थी, और सेंटर में किसकी सरकार होती है आपके सामने, जो बीजेपी की सरकार थी। तो अंतर हो सकता है, दोनों अपने हिसाब से फैसले अलग अलग भी ले सकते हैं और एक दूसरे की जो नीतियां उनका समर्थन भी कर सकते हैं। अगले वाला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। केंद्र व राज्य सरकार दोनों संविधान के अधीन होते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को अपनी सत्ता का निर्माण करने का अधिकार तो है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे आपके सामने, संविधान के हिसाब से अपने फैसले ले सकेंगे। और संविधान ही देश की सर्वोच्च कानून होता है, और सबसे बड़ा सत्ता जो सबसे बड़ी शक्ति किसके हाथों में होती है, संविधान के हाथों में। संविधान ही सबसे बड़ी ताकत होती है, संविधान ही सबसे बड़ी सत्ता होती है। समझ में आ गया, सब कुछ संविधान के हिसाब से ही चलता है, किसमें, आपके सामने जो लोकतांत्रिक परंपराओं में। अगला पॉइंट आपके सामने कठोर। संविधान आमतौर पर कठोर होता है और केंद्र अकेले वैसे आसानी में बदलाव नहीं कर सकता है। संविधान लचीला नहीं होता है। इन सरकारों को, जो संघात्मक सरकार होती है, इसमें क्या होता है आपके सामने, संविधान है उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है। केंद्र सरकार चाहे तो अकेले बदलाव नहीं कर सकती है। क्या होता है उसके अंदर आपके सामने, जो राज्य सरकारों का भी कुछ ना कुछ उसमें हक होता है, राज्य सरकारों को भी उसमें योगदान देना होता है, तभी संविधान में बदलाव देखने को मिलता है। भारत में भी अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो राज्यों से भी आपके सामने सहमति लेना जरूरी होती है। और संयुक्त राज्य सरकार अमेरिका जैसे देशों में तो संविधान को बदलाव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर स्टेट का अनुमति मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसमें। स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र व राज्यों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है। मतलब किस प्रकार की न्यायपालिका देखने को मिलेगी, एकदम स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, जो केंद्र व राज्यों के बीच में अगर कोई टकराव देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपके सामने, केंद्र सरकार ने कोई नीति लागू की, राज्य नहीं लागू कर रहा है, राज्य की कोई बात है वो केंद्र नहीं मान रहा है, तो क्या हो सकता है, दोनों न्यायपालिका में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और सर्वोच्च न्यायालय है जिसके हक में जो सही फैसला है वो देने का काम करता है। तो यही है, केंद्र व राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको जो न्यायपालिका है वो उसको सुलझाने का काम भी करती है। न्यायपालिका भी देखने को मिलती है, इसमें न्यायपालिका का भी हक होता है। दखल अंदाजी देखने को मिलती है लोकतांत्रिक परंपराओं में, संघात्मक लोकतांत्रिक परंपराओं में। नागरिकता, एक प्रकार की जो दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, चाहे अमेरिका हो गया, जो अमेरिका उसमें दोहरी नागरिकता और भारत में एकल नागरिकता, मतलब नागरिकता वेरी करती है। संघात्मक में दोहरी भी हो सकती है और एकल भी हो सकती है, उसमें सिर्फ एकल होती है एकात्मक सरकार में। उदाहरणों की बात करें आपके सामने, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो हो गया, भारत में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां, और कनाडा व ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो देश आपके सामने जिसमें संघात्मक सरकारें पाई जाती है। अब आपके सामने बात करें एकात्मक व संघात्मक सरकार में अंतर। पहला पॉइंट है शक्ति का स्रोत, मतलब किसके पास ज्यादा शक्तियां होती है। तो एकात्मक सरकार में जैसा आपको नाम से पता चलता है, ज्यादा केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती है। किसके पास, केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार ही काम होता है, केंद्र सरकार जैसे फैसले लेती है उसी के हिसाब से फैसले होते हैं। तो सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास होती है भाई, केंद्र सरकार के पास ही सारी की सारी शक्तियां देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार में क्या होती है, संविधान सबसे बड़ा होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, जो फैसला संविधान लेगा उसी के हिसाब से सभी के सभी चीजों में क्या है, बदलाव देखने को मिलता है। तो सारे बदलाव किसके अनुसार होते हैं भाई, संविधान के अनुसार ही सारे के सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। सत्ता के विभाजन की बात करें, एक ही स्तर पर केंद्रित होती है। एकात्मक सरकार किस चीज पर निर्भर करती है आपके सामने, सिर्फ एक ही स्तर पे निर्भर करती है, एक ही लेवल पे चलती है। समझ में आ गया, केंद्रीय सरकार पर ही ज्यादा निर्भर करती है एकात्मक सरकार, जबकि संघात्मक सरकार है वो केंद्र व राज्यों के बीच में जो विभाजन होता है उनके ऊपर निर्भर करती है। कुछ चीजें केंद्र की भी होती है, कुछ चीजें उसमें राज्य सरकार की भी होती है। तो दोनों के बीच में शक्तियां वो विभाजित होती हैं, जो संघात्मक सरकार में, एकात्मक सरकार में सिर्फ केंद्र सरकार पर ही ज्यादा चीजें निर्भर करती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति कैसी होती है आपके सामने, जो एकात्मक सरकार में, एकात्मक सरकार में मैंने बताया था संविधान में बहुत आसानी से बदलाव किया जा सकता है। तो कैसा होता है, लचीला होता है। समझे, तो आसानी से किसी चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो मतलब कैसे होता है, लचीले होते हैं ना, तो वैसा ही होता है। और जो संघात्मक सरकार है, सभी लोगों की जो फैसले लेने में जरूरत पड़ेगी, तो कैसा है, लचीला नहीं बल्कि कठोर है। कोई चीज आसानी से नहीं मुड़ती है तो क्या होती है, कठोर होती है ना। तो इसी तरीके से जो संघात्मक सरकार होती है उसमें संविधान है वो लचीला होता है।
न्यायपालिका की बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक नहीं है। एकात्मक सरकार में ज्यादातर केंद्र सरकार की चीजें चलती हैं, केंद्र सरकार के फैसले चलते हैं, तो न्यायपालिका काफी बार स्वतंत्र नहीं होती है। लेकिन संघात्मक सरकार में क्या होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की सरकार है, सत्ता है, तो उनमें विवाद होगा, और विवाद को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसकी जरूरत पड़ती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इसके अंदर। आपके सामने अगले वाला पॉइंट आपके सामने, प्रांतों की स्थिति। अलग अलग प्रांत होते हैं, केंद्र के अधीनस्थ केंद्रीय शक्तियां वापस ले सकता है। मतलब सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है भाई, केंद्र सरकार के हाथों में सारी की सारी शक्तियां होती हैं। तो केंद्र सरकार ही वो क्या करता है, आपके सामने सारी शक्तियों को धारण करके रखता है। संवैधानिक रूप से स्वायत्ता केंद्र शक्तियों नहीं छीन सकता। मतलब राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो केंद्र नहीं छीन सकता, किसके अंदर, संघात्मक सरकार में। अगर छीनेगा तो लोकतंत्र जो आपके सामने न्यायपालिका में जा सकते हो और न्यायपालिका से अपना फैसला वो बदला सकते हो। समझ में आ गया। नागरिकता की बात करें तो कैसी नागरिकता देखने को मिलती है आपके सामने, एकल नागरिकता देखने को मिलती है। आपके सामने जो एकात्मक सरकार होती है उसके अंदर एकल नागरिकता देखने को मिलती है। और जो आपके सामने इसमें कैसी होती है, सामान्यतः दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, या एकल नागरिकता भी देखने को मिल सकती है। किसमें, जो संघात्मक सरकार होती है। इसमें अपवाद के रूप में भारत है, बाकी सभी देशों में जो संघात्मक सरकार होती है वहां पे दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। राज्यों की अलग नागरिकता होती है और सरकार, केंद्र सरकार की अलग नागरिकता होती है। तो यूएसए में हो ना, तो अगर शिकागो के नागरिक का होता तो शिकागो की अलग नागरिकता, और आपके सामने जो आपका अमेरिका की अलग नागरिकता देखने को मिलेगी। एकात्मक सरकार छोटे देशों और तीव्र निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। मतलब एकात्मक सरकार क्या होती है, आपके सामने जल्दी जल्दी फैसले ले सकती है, तो छोटे देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिक स्थिर व एकता सुनिश्चित करती है। आपके सामने इसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा एकता देखने को मिलेगी। क्यों, एक सरकार है, केंद्र सरकार ही सारे फैसले लेती है, तो जल्दी फैसले होंगे, और क्या होंगे, आपके सामने स्थिरता बनी रहती है। अगले वाला पॉइंट है, संघात्मक सरकार बड़े, विविध व बहु सांस्कृतिक देशों के लिए उपयुक्त है। संघात्मक सरकार कैसे फैसले लेती है, बड़े अलग अलग प्रकार के फैसले ले सकती है, वह अलग अलग प्रकारों की जहां पर बहुत ज्यादा संस्कृति देखने को मिल सकती है, उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय स्वायत्ता के बीच में संतुलन स्थापित करने का काम करती है। तो यह आपके सामने बच्चों, जो आपका पेपर होने वाला है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, संसदीय एवं लोकतंत्र शासन प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है, लोक, और उसमें जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है उसमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं, अगर ये आपको फ्री में प्रोवाइड अगर आप पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की जो आपके सामने के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। आपके सामने सारे सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया। साथ के साथ अगर आप क्या करना चाहते हैं, अन्य वीडियो देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हो। इस पेपर से संबंधित सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। फ्लिपकार्ट व मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस जो आपके सामने ये व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। मैंने लगा रखा, टैग कर रखा है, जो किताब कर रखी है, इसके अलावा भी और कुछ प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपन। संसद, जो संसदीय प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री प्रणाली व राष्ट्रपति की जो शासन प्रणाली होती है, वह कार्यपालिका व विधायिका के बीच में संबंधों के आधार पर जो लोकतांत्रिक शासन के दो रूप होते हैं। मतलब संसदीय प्रणाली व जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, वो आपके सामने जो कार्यपालिका और विधायपालिका के जो संबंध होते हैं उसके आधार पर जो अलग अलग प्रकार होते हैं इसके। समझ में आ गया आपके सामने। जहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है इसके ऊपर अपन बात करेंगे। देखो क्या होता है आपके सामने, संसदीय प्रणाली क्या होती है, जिसपे आपके सामने जो संसद है उसकी सारी की सारी चलती है। भारत है, भारत में एक राष्ट्रपति है आपके सामने,
लेकिन चलती किसकी ज्यादा है? संसद की। सारे कानून संसद निर्माण करती है ना। सारे आपका जो उसका मुखिया था प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सभी चीजें आपके सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके हाथों में होती है? जो संसदीय प्रणाली में संसद के हाथों में होती है। समझ में आ गया? राष्ट्रपति प्रणाली होती है। भारत में संसदीय प्रणाली है। अब अमेरिका में आपको कभी प्रधानमंत्री का नाम पता है कि आपको कौन है अमेरिका प्रधानमंत्री? नहीं जानते हो। वहां पे पर राष्ट्रपति को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति की प्रणाली है। वहां पर सत्ता किसके, शक्ति किसके हाथ में होती है? शक्ति व सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और वो जो शासन प्रणाली है वो आपके सामने मजबूत हुआ है, सुदृढ़ प्रणाली है। पहला पॉइंट आपके सामने अंतर की बात करें, पहला है कार्य प्रणाली का स्वरूप। कैसी कार्य प्रणाली देखने को मिलती है आपके सामने? संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति, राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्र जो आपके सामने, मतलब जैसे अलग अलग उदाहरण बताऊं। संसदीय प्रणाली भारत में भी है। संसद ने क्या किया? लोकसभा राज्यसभा से क्या हुआ? कोई बिल पास हुआ, कोई कानून पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास अंतिम अधिकार होता है, वो उसको रोक सकता है, वापस भेज सकता है या फिर पास कर सकता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो पहले आपके सामने किसके हाथों में सत्ता है? संसद के हाथों में भी सत्ता है और राष्ट्रपति के हाथों में भी सत्ता है। अब आपके सामने अपन ब्रिटेन में चले जाते हैं। वहां पर क्या राष्ट्रपति का पद नहीं देख के किसका पद देखने को मिलता है आपके सामने? राजा का पद देखने को मिलता है। राजा भारत में जो राष्ट्रपति है ना, वो ब्रिटेन के राजा के पद से ही उसको लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की जितनी पास शक्तियां उतने ही वहां के राजा के पास भी शक्तियां होती है। वही सेम प्रारूप है, वहां से संविधान संशोधन होकर उनके पास जाता है। वो चाहे तो उसमें बदलाव वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अब राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है वो नहीं, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है जहां पर राष्ट्रपति मुख्य होता है। तो उसमें क्या होता है? एकल कार्य प्रणाली है। एक ही व्यक्ति के हाथों में सबसे ज्यादा शक्ति देखने को मिलेगी, वो राष्ट्रपति होगा। उसी के हाथों में वास्तविक और नाममात्र का प्रमुख होता है आपके सामने, उसके हाथों में सारी सारी शक्तियां देखने को मिलती है। समझ में आ गया? और अगर राष्ट्रपति सबसे ज्यादा प्रमुख शक्तिशाली व्यक्ति होता है, बाकी अगर कोई व्यक्ति है प्रमुख है तो वो नाममात्र का होगा, उसका कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जवाबदेही की बात करें कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें कौन किसके प्रति जवाबदेही होता है? कार्य प्रणाली, मंत्री परिषद होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। भाई जो मंत्री परिषद है ना, वो संसद के प्रति जवाबदेही है। भारत के जितने मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही। किसमें लिखा गया? संविधान में लिखा गया। मतलब उस संसद पटल में, लोकसभा में बैठे हुए जितने जो मंत्री हैं, जितने जो लोग हैं, वो उन मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं कि साहब आपने जो हमारा हाईवे का निर्माण किया था, उस हाईवे में ये कमियां है, आप जवाब दो। और देना पड़ेगा वहां पर बैठे हुए मंत्रियों को, वहां पर बैठे हुए सभी जो मंत्री परिषद है उसको। स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ी है तो पूछ सकते हो। तो सभी लोगों को लोकतांत्रिक परंपरा में क्या होता है? जो मंत्री परिषद है वो, जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें वो संसद के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है। उसमें प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ सकता है, बाकी की जितनी मंत्री परिषद है उसको भी जवाबदेही तय करनी होती है। अच्छा, राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है ना, वो चाहे तो अपने फैसले क्या करता है? अपने हिसाब से लेता है। वो आपके सामने संसदीय प्रणाली के प्रति क्या जवाबदेही नहीं होता आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से? संबंधों की बात करें, कार्यपालिका विधायिका निम्न सदन से चुनी जाती है, गहराई से जुड़ी होती है। मतलब जो कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है, वो क्या होती है आपके सामने? जो सबसे निचला सदन होता है उससे जुड़ी होती है। आपके सामने जो लोकसभा होती है उससे, या फिर जो आपके सामने राज्य सरकार होती है उसमें विधानसभा होती है उससे जुड़ी होती है। तो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो डायरेक्ट रूप से क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से सरकार के बनाई गई नीतियों पे क्या होते हैं? आपके सामने भाग लेते हैं। कार्यपालिका व विधायपालिका पृथक होते हैं। मतलब कार्यपालिका और विधायपालिका में दोनों में अंतर देखने को मिलता है राष्ट्रपति की प्रणाली में। मतलब विधायपालिका चाहे तो अपने अलग नियम बना सकती है और कार्यपालिका अपने अलग काम कर सकती है। स्थायित्व की बात करें, कौन सी सरकार ज्यादा मजबूत होती है? तो जो संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है वो कम स्थिर होती है। भाई क्यों? गठबंधन की सरकार थी, दूसरे वाले ने गठबंधन तोड़ दिया तो सरकार क्या हो गई? गिर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के साथ क्या हो सकता है आपके सामने? सरकार है वो गिर सकती है। और जहां पर राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता में होता है, उसकी सरकार अधिक दिनों तक चलती है आपके सामने। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री परिषद है, वो संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। समझ में आ गया आपको?
प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख व्यक्ति होता है, मतलब सरकार का मुखिया कौन होता है आपके सामने, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसी के पास सारी सारी शक्तियां होती हैं, वही सारी जवाबदेही तय करता है किसमें, संसदीय सरकार में। राष्ट्रपति की जो शासन प्रणाली होती है उसमें प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता है, राष्ट्रपति ही सबसे प्रमुख होता है, वही जो फैसले लेता है, वही फैसले लागू होते हैं, वही जनता के ऊपर क्या होता है, सारी की सारी चीजें हैं, फैसले लेने का, नीति का निर्माण करने का, अपनी सरकार चलाने का, मंत्रिपरिषद का, सभी का ध्यान कौन रखता है, राष्ट्रपति है वो ध्यान रखता है। मंत्रियों की सदस्यता, मंत्री विधायिका के सदस्य होना अनिवार्य होता है, मतलब जो जितने भी मंत्री होंगे वो आपके सामने क्या होंगे, संसद के जो लोकसभा या राज्यसभा से चुने हुए होने चाहिए। अगर नहीं चुने होंगे तो 6 महीने बाद में उनको, 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनना होता है। समझ में आ गया। और इसमें कोई जरूरी नहीं होती संसदीय प्रणाली में। अब आपको पता भाई इलोन मस्क भी मंत्री था इसके, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उसके अंदर, लेकिन क्या वो किसी पद से चुन के आया था, नहीं चुन के आया था। तो वहां पर कोई मंत्री होते हैं, वो जरूरी नहीं कि विधायपालिका के सदस्य हो तो जो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण की बात करें भाई, संसदीय प्रणाली भारत, ब्रिटेन, जापान व कनाडा जैसे देशों में देखने को मिलती है, और राष्ट्रपति की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व मेक्सिको जैसे देशों में देखने को मिलती है। किसे अधिक लोकतंत्र मानते हैं, मतलब दोनों जो सरकार होती है उसमें सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार किसकी होती है, कौन सी होती है आपके सामने। तो आप सभी को पता है, जितने भी आपने पॉइंट पढ़े हैं इसमें आपको पता चल गया संसदीय शासन प्रणाली है ये ज्यादा लोकतांत्रिक होगी। क्यों, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, और लोकसभा में इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं आपके सामने। भाई आपके क्षेत्र का एमएलए खड़ा होकर सवाल पूछ ले कि हमारे जो क्षेत्र में सड़क बनाई थी, हाईवे बनाया था, वो सही से नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से पूछ ले कि आप हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ोतरी कीजिए, तो उनको जवाबदेही तय करनी पड़ती है। तो यही है आपके सामने सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करें तो कौन सी होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है। उत्तरदायित्व की बात करें, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को प्रतिदिन विधायिका व संसद के प्रति जवाबदेही रहना पड़ता है। मतलब जब भाई पर्सन जो आपके सामने, जब लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, तो उस समय संसद के प्रति जवाबदेही रहना पड़ता है सारी की सारी मंत्रिपरिषद को, जिसमें विपक्ष प्रश्नकाल करता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रहता है। मतलब विपक्ष भाई आपके सामने सवाल पूछ सकता है मंत्रियों से, शून्यकाल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर अल्पमत में है सरकार, उनके पास बहुमत नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, उनको सरकार को गिराया जा सकता है, विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है सरकार, तो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह निरंतर जवाबदेही से अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। मतलब लगातार अगर आप जवाबदेही तय करते रहते हो इस प्रकार की चीजें लाकर, तो इससे सरकार और ज्यादा लोकतांत्रिक बनती है। अगले वाला पॉइंट है जनता की इच्छाओं का अधिक प्रतिनिधित्व है। कार्यपालिका सीधे तौर पर बहुमत दल या गठबंधन में आती है जिसे जनता ने चुना होता है। मतलब भाई संसदीय सरकार में कौन सरकार बनाता है, सत्ता में कौन होता है, भारत में कौन, भाई जिसके पास जितने ज्यादा एमएलए होंगे वही सरकार बनती है। तो यही है, कार्यपालिका सीधे तौर पर बहुमत दल या गठबंधन में आती है जिसे जनता चुनती है। मतलब वही सरकार आपके सामने देखने को मिलेगी, वही सरकार या वही पार्टी सत्ता में देखने को मिलती है जिसको जनता सबसे ज्यादा वोट देती है। तो इससे क्या है, जनता की इच्छाओं का सीधा व त्वरित प्रतिनिधित्व होता है। इससे क्या होता है, जनता की जो इच्छाएं होती हैं वो सीधे के सीधे आपके सामने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती हैं आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने संघर्ष का अभाव। कार्यपालिका व विधायिका के बीच में जो संबंध है वो मधुर होते हैं, जिसके कारण नीतियों का निर्माण में संभावना कम होती है। तो भाई कार्यपालिका जो आपके सामने सरकार की बनाई गई नीतियों को लागू करने काम करती है, वो किसके नीचे काम करती है, विधायपालिका के जो सत्तारूढ़ दल उसके नीचे काम करती है। तो भाई उनको क्या, उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में संबंध भी अच्छे होते हैं। तो इससे नीतियों का जो निर्माण है उसमें वो बहुत जल्दी लागू हो सकती है, उसमें कोई संघर्ष नहीं होता है, और शासन बहुत अच्छे से चलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने वैकल्पिक सरकार की संभावना। यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो जाता है तो बिना चुनाव के भी दूसरी सरकार बनाने की क्या होती है,
संभावना रहती है। भाई एक गठबंधन की सरकार थी, उसने क्या किया, गठबंधन तोड़ के दूसरे के पास चले गए और वहां पे सरकार बन गई। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो अगर कोई एक सरकारी बहुमत में रहे, जरूरी नहीं है कोई दूसरी सत्तारूढ़ दल है वो भी आपके सामने सत्ता में आ सकता है। इसमें पॉइंट दिया गया, हालांकि राष्ट्रपति प्रणाली शक्ति के पृथक्करण के कारण अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है, लेकिन जवाबदेही के सिद्धांतों में संसदीय प्रणाली से पिछड़ जाती है। मतलब शक्तियां सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, आपके सामने जो राष्ट्रपति प्रणाली उसमें ज्यादा शक्तियां होती हैं, लेकिन जनता की जवाबदेही तय करने की बात आती है तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं, ज्यादा लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से चलती हैं। इसलिए क्या होता है, आपके सामने वो सरकार ज्यादा क्या होती है, आपके सामने ज्यादा जवाबदेही होती है, जनता के प्रति सारे काम करती है। संसदीय प्रणाली में सरकार का अस्तित्व भले ही एक दोष हो, लेकिन ये अस्थायित्व जनता के प्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व की गारंटी भी देता है। मतलब चाहे सरकार आपके सामने अस्तित्व भले ही दोष हो, मतलब जरूरी नहीं कि सरकार स्थिर रहे संसदीय प्रणाली में, लेकिन ये जनता के लिए फायदेमंद भी है। क्यों, कोई भी सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो जनता उसको हटा सकती है, दूसरे दल को क्या ला सकती है। साथ के साथ ये गारंटी भी देता है कि लोकतंत्र सिद्धांतों से अधिक निकट रहता है। साथ के साथ लोकतंत्र इससे क्या होता है, और मजबूत बना रहता है। तो ये था आपके सामने जो संसदीय व राष्ट्रपति प्रणाली के जो बीच में अंतर था उसको विस्तार से बताया मैंने आपको। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।